Hello everyone. After the completion of RBC's characteristics and the structure of RBC, now we are on the very important topic. This is the life cycle of RBC. इस पर बेस्ड कई क्वेश्चंस जो हैं वो आपके नीट यूजी में पूछे जाते हैं। आरबीसी का लाइफ साइकिल जो है उसके लिए पहले हमें जानना है आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है, दिस लाइफ स्पैन इज़ ऑफ 120 डेज़। आरबीसी जो है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल है इसीलिए वो नैरो कैपिलरी से बड़ी इजीली पास हो जाती है। बट एज वी नो दैट आरबीसी जो है उस आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं है और उसके अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स हैं, मतलब कि उसके अंदर सिर्फ हीमोग्लोबिन ही है। आरबीसी के पास क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है और इसके पास अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं है, सो आरबीसीज कैन नॉट सिंथेसाइज न्यू कंपोनेंट जो कि उसके पुराने कंपोनेंट्स को रिप्लेस कर सके। अब देखिए एज के साथ आरबीसी तो बुज़ुर्ग हो रही है, बूढ़ी हो रही है, मतलब कि एज्ड हो रही है। तो इस एज्ड आरबीसी जिसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह गई है जितनी कि यंग आरबीसीज में होती है, तो हम कहेंगे कि इसकी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट बिकम मोर फ्रेजाइल विद द एज, विद द पासिंग डेज इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दैट बिकम फ्रेजाइल। और कुछ टाइम बाद, मतलब कि जैसे कि अगर हम इसके लास्ट डेज़ की बात करें, जब इसका लाइफ साइकिल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है, लाइफ स्पैन कंप्लीट होने को है, तो जब भी कभी ये नैरो कैपिलरीज में पास होती है तो ये वहाँ पर फंस जाती है। अब इसके लिए आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द स्प्लीन। स्प्लीन इज़ द ऑर्गन विच इज़ नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, मतलब कि आरबीसी वहाँ पर मरती हैं, दफन हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब स्प्लीन के अंदर ऑलरेडी नेचर ने इतनी नैरो कैपिलरीज बनाई हैं कि आरबीसी जो है जब इन नैरो कैपिलरीज से पास होती है तो आरबीसी के प्रोटीन में, आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह गई है क्योंकि आरबीसी हैज़ बिकम एज्ड। तो आरबीसी जो है व्हेन दे पास थ्रू द नैरो कैपिलरीज, जब आरबीसी नैरो कैपिलरी से पास होती है तो वो यहाँ पर स्टक हो जाती है। और स्टक हो जाने का रीज़न फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाना, और इसके अलावा जो इनके अंदर स्प्लीन के अंदर रेड पल्प एरिया है वहाँ पर मैक्रोफाजस सेल्स प्रेजेंट हैं। ये मैक्रोफाजस जो हैं, दीज fixed macrophages in the spleen and liver, they break down this RBC and recycle. So here I am going to show you the life cycle. देखिए यहाँ पर hemopoiesis of erythrocytes जो हम जानते हैं बोन मैरो में होता है। Here I have shown you bone marrow with different parts of the bones. अब बोन मैरो में स्टेम सेल्स हैं, एरिथ्रोप्लास्ट बनती हैं, रेटिकुलोसाइट्स बनती हैं। I told you about the reticulocytes that cell, जैसे कि अगर हम आरबीसी की ही बात कर रहे हैं कि एरिथ्रोब्लास्ट जो है दिस डिवाइड सेवरल टाइम, और ये जो है इट बिगिन टू सिंथेसाइज हीमोग्लोबिन। अल्टीमेटली द सेल इज़ नियर द एंड ऑफ डेवलपमेंट। अब ये सेल जो है ये अपना न्यूक्लियस निकाल देगी एंड बिकम रेटिकुलोसाइट्स। अब ये जो है दिस इज़ रेटिकुलोसाइट जो है दिस सेल कम्स इन द सर्कुलेशन। अब ये न्यूक्लियस लॉस्ट करके ये सेल सर्कुलेशन में आ गई है। रेटिकुलोसाइट्स जो हैं उनके अंदर कुछ माइटोकॉन्ड्रिया हैं, राइबोसोम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये रेड बोन मैरो से ब्लड स्ट्रीम में पास हो जाती है और कहाँ से जाती है तो हम कहते हैं एंडोथेलियल सेल से स्क्वीज़ होकर यहाँ ब्लड कैपिलरी में आ जाती है। Reticulocyte develop into mature RBC cells within 1-2 days after their release from red bone marrow. तो मतलब ये mature RBC अब आपके सामने, reticulocyte has converted into this RBC. This is called erythrocyte. ये मैं स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ। अब ये स्टार्टिंग में जैसे कि ये आप देख रहे हैं दिस कम्स रेटिकुलोसाइट्स, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ हो गई, मैच्योर हो गई एरिथ्रोसाइट में, और 120 डेज़ के लिए वो इजीली सर्कुलेट करेगी। लेकिन एट द लास्ट में, मतलब कि जब लाइफ स्पैन का अंत होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, तो रेड बॉन मैरो से निकली हुई ये जो सेल्स हैं यहाँ पर अब स्प्लीन में स्टक हो चुकी हैं। और स्प्लीन में ये देखिए दिस इज़ द मैक्रोफाज, दिस इज़ द फिक्स्ड मैक्रोफाज जो कि स्प्लीन में प्रेजेंट है। मैक्रोफाज दो तरह की होती है, जो ऑर्गन की अपनी पर्सनल मैक्रोफाज हैं उन्हें आप कह सकते हैं फिक्स्ड, और जो पूरे बॉडी में घूमती रहती हैं दे आर वॉन्डरिंग मैक्रोफाज। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द स्प्लीन्स फिक्स्ड मैक्रोफाज। अब ये ओल्ड और डैमेज आरबीसी को फेगोसाइटाइज कर लेंगी। देखिए सेल इज़ क्वाइट हैप्पी बिकॉज इट इज़ गोइंग टू एक्चुअली डिस्ट्रक्शन करने वाली है जो आरबीसी वहाँ पर स्टक हो चुकी है। अब आरबीसी देखिए ये इसने आरबीसी को कैप्चर कर लिया है और आरबीसी को डिग्रेड कर दिया। जब आरबीसी को डिग्रेड किया तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन में दो पार्ट है, वन इज़ कॉल्ड हीम
which is iron containing part, and the second part is called globin. ग्लोबिन जो है वो इसका प्रोटीन पार्ट है, ग्लोबिन इसका प्रोटीन पार्ट है जिसे डिग्रेड कर दिया जाएगा। ये प्रोटीन पार्ट हीमोग्लोबिन जो है उसके जो ग्लोबिन पार्ट है उसको डिग्रेड कर दिया जाएगा। देखिए छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स हैं और ये अमाइनो एसिड्स वापस यहाँ से ले जाइए और इनको दे दीजिए वापस बोन मैरो में। और ये प्रोटीन हैं, अमाइनो एसिड्स हैं। प्रोटीन जब भी ब्रेक डाउन होता है तो वो अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होता है, तो ये अमाइनो एसिड वापस ब्लड के पास भेज दिए गए हैं और बोन मैरो के पास, जिससे कि वो रीयूटिलाइज हो सके। अब WBCs जो है उसका मैक्रोफाज का एक रोल भी आपको समझ में आया कि ग्लोबिन जो है वो अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाएगा और नए प्रोटीन के सिंथेसिस में ये यूज़ कर लिए जाएंगे। नाउ वी टॉक अबाउट द व्हाट हैपन्स विद द हीम। निकालिए इस हीम को, ये आपके सामने हीम मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब कि ऐसे 4 हैं, एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम है और इस हीम में आयरन है और अदर विदाउट आयरन कंटेनिंग पार्ट है, मतलब आयरन के अलावा, जिसे हम पॉरफायरिन रिंग्स कहते हैं। अब एक एक करके दोनों को समझेंगे। देखिए पहले आयरन का क्या हुआ। आयरन जो था वो इसके अंदर Fe+2 फॉर्म में था। जब इसे रिलीज़ किया मैक्रोफाज ने तब ये Fe+2 फॉर्म में ही था, लेकिन ये Fe+3 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। वाई दिस कन्वर्टेड इनटू Fe+3? क्योंकि अब इस Fe+2 मतलब कि आयरन को, ये देखिए मान लीजिए ये एक टैक्सी है, इस टैक्सी पर आपने Fe+3 को बिठा दिया। अब टैक्सी जो है वो Fe+2 को नहीं बिठाती, भाई हम कह सकते हैं कि टैक्सी की ज़िद है कि वो Fe+3 को ही लेकर जाएगी। This is actually, this taxi is, this is somewhat like a transferrin protein. ये ट्रांसफेरेंट प्रोटीन हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, प्लाज्मा में प्रेजेंट हैं। दीज आर द प्रोटीन्स विच बाइंड दिस Fe+3 और उसे लेकर ये छोड़ कर आते हैं हमारे लीवर के पास। ये जब इसे लीवर के आयरन बाउंड हो गया ट्रांसफेरेंट से और ये इसे छोड़ दिया, फिर उसको दे दिया इसको फेरेटिन को। फेरेटिन इज़ द प्रोटीन विच इज़ प्रेजेंट इन द लीवर। ये फेरेटिन एक स्टोरिंग प्रोटीन है जो कि आयरन को लीवर के अंदर स्टोर करता है फॉर द टेम्परेरी पीरियड। टेम्परेरी क्यों? क्योंकि जब भी आपकी बॉडी में दोबारा नई RBC सिंथेसाइज होनी है तो यही आयरन दोबारा आपके बोन मैरो को दिया जाएगा जब रिक्वायर्ड होगी, तब तक लीवर इसे स्टोर कर रहा है। सो दिस हैपन्स विद द आयरन पार्ट ऑफ हीम। अब द नॉन आयरन पार्ट जो हीम का बचा हुआ है उसके साथ क्या होगा? इट विल कन्वर्ट द हीम पोर्शन ब्रोकन डाउन इनटू बिलिवर्डिन एंड ट्रांसपोर्ट इनटू द ब्लड। जो आयरन है वो आपने देखा कहाँ चला गया। अब ये बिलिवर्डिन जो है इट विल कन्वर्ट इनटू बिलिरुबिन। दिस बिलिवर्डिन जो है दिस इज़ नोन एज द ग्रीन पिगमेंट। और बिलिरुबिन में जो ये कन्वर्ट हो रहा है, बिलिरुबिन इट्स अ येलो ऑरेंज कलर का पिगमेंट है। बिलिरुबिन जो है दैट एंटर्स इन द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड, ये बिलिरुबिन जो है इट ट्रांसपोर्टेड टू द लीवर। लीवर के अंदर बिलिरुबिन इज़ रिलीज्ड बाय लीवर सेल्स इनटू बाइल। हम जानते हैं कि लीवर जो है वो बाइल का फॉर्मेशन करता है विच हेल्प इन द फैट्स इमल्सिफिकेशन। अब ये बाइल के साथ the bilirubin will move into the small intestine। ये bilirubin जो है it will move into small intestine। Suppose this is the small intestine। ये bilirubin यहाँ पर small intestine में move कर गया बाइल के साथ। अब उसके बाद उस small intestine से it will move into large intestine। ये large intestine में move करेगा। large intestine में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, symbiotic बैक्टीरिया हैं। they convert this bilirubin into urobilinogen। What they are going to form? They are going to form urobilinogen। They are going to form urobilinogen। ये जो यूरोबिलिनोजन है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में बना है, ये कहाँ बना है? लार्ज इंटेस्टाइन में। पहले कहाँ आया था? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यूरोबिलिनोजन जो है जो यहाँ बना है, अब इसमें से कुछ यूरोबिलिनोजन जो है दैट एब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड एंड कन्वर्टेड इनटू अ पिगमेंट। कहाँ पर चला जाएगा? ब्लड में वापस जाके ये चला जाएगा आपकी किडनी के पास और वहाँ पर दिस इज़ योर किडनी, दिस इज़ एड्रिनल ग्लैंड ऑन द अपर साइड ऑफ द किडनी। ये जो किडनी है ये इसमें चला जाएगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू अ येलो कलर पिगमेंट। किडनी में ये कन्वर्ट हो जाएगा। द पिगमेंट इज़ कॉल्ड यूरोबिलिन। यूरोबिलिन, ये यूरोबिलिन में कन्वर्ट हो जाएगा।
जो कि हमारे यूरिन को येलो कलर प्रोवाइड करता है। अब मोस्ट ऑफ द यूरोबिलिनोजन जो है दैट इज़ एलिमिनेटेड इन द फीकल मैटर। यूरोबिलिनोजन का रेस्ट पार्ट हम देखें तो यूरोबिलिनोजन का जो रेस्ट पार्ट है दैट विल कन्वर्ट इनटू स्टर्कोबिलिन, दैट विल कन्वर्ट इनटू स्टर्कोबिलिन, जो हमारे फीकल मैटर को ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है, कैरेक्टरिस्टिक कलर प्रोवाइड करता है। दिस इज़ द स्टर्कोबिलिन। तो यूरोबिलिनोजन का फ्यूचर जो है वो दो चीज़ों में डिवाइड हो गया, एक यूरोबिलिन जो कि येलो कलर प्रोवाइड करेगा एंड स्टर्कोबिलिन जो फीकल मैटर को उसका कैरेक्टरिस्टिक कलर जो है ब्राउनिश कलर प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से आरबीसी का जो लाइफ साइकिल है, इस तरह से आरबीसी जो है वो एंड होती है। अब नॉर्मली आरबीसी जो है वो प्रोड्यूस कहाँ पर होती हैं, रेड बोन मैरो में, लेकिन इनिशियली मैंने बताया था ये फीटल में योग सैक में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। आयरन जो यहाँ पर एक आपको और फैक्ट बताना चाहूँगी, आयरन जो यहाँ पर रिलीज़ हुआ था, ये आयरन अगर इसकी डिफिशिएंसी हो जाए तो यू नो दैट दिस इज़ द टाइप ऑफ एनीमिया। एनीमिया के टाइप्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक तरह का एनीमिया है। एनीमिया जो है, एनीमिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर अगर आयरन ओवरलोड भी हो जाए, वैसे हमारी बॉडी में जब भी आयरन फ्री फॉर्म में होता है, ट्रांसफेरिन और फेरेटिन जो है वो उसे बाइंड कर लेते हैं, तो प्लाज्मा में आयरन जो है वो जनरली फ्री फॉर्म में नहीं होता। बट अगर किसी भी तरह से बॉडी के अंदर आयरन बिल्डअप होने लग जाए, और क्योंकि हमारी बॉडी के पास देयर इज़ नो मेथड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ दिस एक्सेस आयरन, तो एनी कंडीशन विच इंक्रीज आयरन इन द बॉडी, तो आयरन लेवल बॉडी में राइज हो जाएगा। द कॉमन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आयरन ओवरलोड आर द डिजीजेज ऑफ द लीवर, हार्ट, पैनक्रियाज एंड गोनाड्स। इवन आयरन का जो बॉडी में ओवरलोड है उससे हमारी बॉडी में आयरन डिपेंडेंट माइक्रोब्स भी फ्लरिश होने लग जाएंगे जो बॉडी को नुकसान कर सकते हैं। तो इस तरह से आयरन का बॉडी में कम होना या ज़्यादा होना दोनों तरह से ख़राब कर सकता है। सो इन दिस वे वी कंप्लीटेड दिस लाइफ साइकिल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।